हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 12th का, जो है चैप्टर नंबर 8, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो हम लोग इसमें इंडस्ट्रीज के बारे में मेनली जानेंगे कि इंडस्ट्रीज के कितने टाइप होते हैं, किस कैटेगरी में डिसाइड डिवाइड किया जाता है, इंडस्ट्रीज की लोकेशन क्या क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि इंडस्ट्रीज कहाँ लोकेट होगी। तो वो सब चीजें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जाने वाले हैं। थोड़ा लेंथी चैप्टर था तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। ठीक है। तो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री जो है हमारे हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, हमारे इंडिया को लार्ज लेबर फोर्स का। और ये नेशनल वेल्थ और इनकम में काफी कंट्रीब्यूट करती हैं। इंडस्ट्रीज क्यों करती हैं? क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है काफी लोगों को। और जब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगी तो एम्प्लॉयमेंट्स में लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे, तो देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा, इसलिए नेशनल वेल्थ और इनकम बढ़ेगी। इंडस्ट्रीज कितने तरह की होती हैं इसमें बताया गया। कहा है कि साइज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और लेबर फोर्स को देखें तो इंडस्ट्रीज लार्ज, मीडियम, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री में क्लासिफाई करी जाती हैं। अगर बेसिस ऑफ ओनरशिप पे करें तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और ज्वाइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर में इंडस्ट्री डिवाइड की जाती है। पब्लिक सेक्टर मतलब जो इंडस्ट्री मेनली गवर्नमेंट ओन्ड है, प्राइवेट सेक्टर मतलब जो मेनली इंडिविजुअल ओन्ड है, और ज्वाइंट एंड कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब प्राइवेट दोनों का, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों का इन्वेस्टमेंट है। अब ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज क्लासिफाई होती है किसमें? बेसिक गुड्स इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। ठीक है। ये किस पे है कि यूज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स की, उनके प्रोडक्ट्स का, उनके वो जो प्रोडक्ट बना रही है उनका यूज किस तरह का है, उस पे उनके बेसिस पे इन चार चार भाग कैटेगरीज में डिवाइड होती है इंडस्ट्री। और उन रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्री डिवाइड होती है। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल प्रोसेस रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल, अगर मान लो रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर से आ रहा है तो वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, फॉरेस्ट से आ रहा है फॉरेस्ट बेस्ड है, मिनरल से आ रहा है तो मिनरल बेस्ड है। ठीक है। और नेचर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, किस तरह का प्रोडक्ट बना रही है इंडस्ट्रीज, उसमें 8 क्लास में डिवाइड होती है इंडस्ट्री, जैसे मेटलर्जिकल, मैकेनिकल, केमिकल अलाइड, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिकल जनरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। मतलब जो इंडस्ट्री मेनली जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो कम्युनिकेशन के प्रोडक्ट बना रही है तो कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो इस टाइप से है। अब लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का लोकेशन है वो कई फैक्टर पर डिसाइड करता है, जैसे एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स, पावर, मार्केट, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड लेबर। इन सब फैक्टर्स पे हमारी इंडस्ट्री कहाँ लोकेट होगी वो डिपेंड करता है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज जो वेट लूजिंग रॉ मटेरियल यूज करती हैं वो लोकेट होती हैं जहां पर रॉ मटेरियल पाया जाता है। मतलब जो रॉ मटेरियल्स जो जो समय के साथ अपना वेट लूज करते हैं, जैसे सपोज करो जैसे शुगर केन होता है तो वो 2 दिन के बाद अपना वेट लूज करने लगता है, तो जो शुगर शुगर केन प्रोड्यूसिंग शुगर इंडस्ट्री होती है वो वहीं पे होती है जहाँ पे शुगर केन मेनली पाया जाता है। ठीक है। जैसे कहा गया है आयरन इंडस्ट्री, इन स्टील इंडस्ट्री में आयरन ओर और कोल बोथ वेट लूजिंग मटेरियल हैं। तो इसकी ऑप्टिमल लोकेशन जहाँ वहाँ होनी चाहिए जहाँ आयरन रॉ मटेरियल पाया जाए। इसलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वो मेनली नियर कोल फील्ड्स में पाई जाती हैं, जहाँ पे जैसे कि बोकारो, दुर्गापुर और आयरन ओर के पास पाई जाती हैं, जैसे भद्रवती, भिलाई एंड राउरकेला। क्यों क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि इनका मेन ये आयरन स्टील इंडस्ट्रीज जो है, इनका रॉ मटेरियल होता है आयरन ओर और कोल। तो ये इंडस्ट्रीज मेनली आयरन ओर और कोल के पास पाई जाती हैं। दूसरा पावर, अल्यू पावर जैसे अल्यूमिनियम और सिंथेटिक नाइट्रोजन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये मेनली वहाँ होती हैं जहाँ पावर का सोर्स होता है, क्योंकि ये पावर इंटेंसिव कंपनी है और इंडस्ट्रीज हैं और इन्हें बहुत क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, इसलिए ये वहाँ पे पाई जाती हैं। उसके बाद आता है मार्केट। अब हैवी मशीन, मशीन टूल, हैवी केमिकल्स, ये सब वहाँ इंडस्ट्रीज वहाँ लोकेट होती हैं जहाँ इनकी डिमांड ज्यादा है, क्योंकि मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है। जैसे कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यूज अ नॉन वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल आता है वो वेट लूज नहीं करता है, जैसे कॉटन जो होती है वो वेट लूज नहीं करती है। तो वो जनरली लोकेट होती है लार्ज अर्बन सेंटर में, जैसे मुंबई, अहमदाबाद, सूरत। पेट्रोलियम रिफाइनरीज भी मार्केट के नियर लोकेट होती हैं। एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल इज इजियर एंड सेवरल प्रोडक्ट्स derived फ्रॉम देयर आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन अदर इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल जो होता है वो आसान होता है, और जो जितने भी प्रोडक्ट जो इस ड्राइव होते हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं। ठीक है।
उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। इंडस्ट्रीज वहाँ मेनली कंसंट्रेटेड पाई जाती हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्ट लिंक अच्छा होता है, जिससे वो अपना सामान दूसरी जगहों पर इजीली पहुंचा सकें। इंडस्ट्रीज में स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। इंडिया में लेबर लेबर क्वाइट मोबाइल है और वो लार्ज नंबर में है क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन की वजह से, तो इंडस्ट्रीज में लेबर की भी जरूरत होती है। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन पे। जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई है, ये लोकेशन इंडस्ट्रियल इसलिए डेवलप हुई क्योंकि ये हमारा कॉलोनियल पास्ट में यहाँ पे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, इसलिए हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हमारी इंडस्ट्रीज की लोकेशन को डिपेंड करते हैं। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी होती हैं। जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री को भिलाई और राउरकेला में इसलिए स्टेब्लिश किया गया, इससे ट्राइबल एरियाज का डेवलपमेंट हो सके, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पे भी इंडस्ट्रीज का लोकेशन डिपेंड करती है। अब आता है मेजर इंडस्ट्रीज। मेजर इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी होती है, पहले पढ़ते हैं हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। अब इसमें क्या है, ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सभी सेक्टर इंडियन इंडस्ट्री की आयरन और स्टील पे डिपेंड करती हैं अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और जो अदर दूसरे रॉ मटेरियल आयरन और कोल के अलावा जो आयरन स्टील इंडस्ट्री में चाहिए होते हैं, वो होते हैं लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज एंड फायर क्ले। ऑल दीस जो ये रॉ मटेरियल है, ये सब वेट लूजिंग है, देयरफॉर इनकी लोकेशन जो होती है रॉ मटेरियल के पास होती है, जैसे छत्तीसगढ़, नॉर्थन उड़ीसा, झारखंड, वेस्टर्न वेस्ट बंगाल, ये सब हाईली रिच होते हैं आयरन ओर में, गुड क्वालिटी कोकिंग कोल में, अदर और अदर सप्लीमेंटिंग रॉ मटेरियल्स में। ठीक है, इसलिए ये इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के पास पाई जाती है, कौन सी, आयरन एंड स्टील। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। स्टील प्लांट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला है टिस्को। ये टाटा आयरन स्टील प्लांट जो है मुंबई कोलकाता रेलवे लाइन के पास है और ये 240 किलोमीटर अवे है कोलकाता से। इसमें रिवर्स, इस स्टील प्लांट्स को पानी कौन कौन सी रिवर देती है, सुबर्णरेखा और खरकई। ये इसमें आयरन ओर कहाँ से आता है, नोमंडी, बदम पहाड़। कोल कहाँ से आता है, जोड़ा माइंस इन ओडिशा। कोकिंग कोल कहाँ से आया, झरियन, वेस्ट बोकारो कोलफील्ड। तो दोस्तों इसमें क्या है, आपको ये सब चीजों थोड़ी चीजें मेमोराइज करनी पड़ेंगी कि ये जो स्टील प्लांट है इसमें रिवर कौन सी रिवर्स से पानी मिलता है, आयरन ओर कहाँ से आता है, कोल कहाँ से आता है, कोकिंग कोल कहाँ से आता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। इसको इसको में है, इसको ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री हीरापुर में सेट की थी, उसके बाद कुल्टी में सेट की। इसके 3 प्लांट हैं इसको के, जो दामोदर वैली कोल्ड फील्ड के नियर हैं। इसमें आयरन ऊर आता है सिंघभम इन झारखंड, वाटर आता है वारकर वैली और ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर में। ठीक से, ठीक है। उसके बाद है वीआईसीएल, कौन सा, विस्फरिया आयरन स्टील वर्क लिमिटेड। ये आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरिया के लोकेटेड है इन बीबाजून हिल्स में। लाइम स्टोर और मैग्नीज लोकली अवेलेबल है। ये इसमें बिगिनिंग में चारकोल जो था वो हम लोग वुड से बर्न करते थे, जो नियर बाई फॉरेस्ट में मिलती थी 1951 तक। उसके बाद हम लोग ने इलेक्ट्रिक फर्नेस इंस्टॉल की, जो और इसमें विच यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द जॉग फॉल हाइडल वाटर पावर प्रोजेक्ट, जो किसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। ठीक है, उसके बाद भरद्वारी रिवर सप्लाई ने वाटर टू द प्लांट, इस रिवर ने वाटर को, प्लांट को वाटर सप्लाई किया। फिर दिस प्लांट प्रोड्यूसेस, ये प्लांट स्पेशलाइज स्टील एंड अलॉयज भी प्रोड्यूस करता है। जो 3 नए इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं, ये भी फॉरेन कोलैबोरेशन से इंस्टॉल किए गए। वो कौन कौन से, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है उड़ीसा के, और ये जर्मनी के कोलैबोरेशन से इंस्टॉल हुआ है। उसके ये प्लांट रॉ मटेरियल की प्रॉक्सिमिटी देख के इंस्टॉल किया गया है, और ये जिससे ट्रांसपोर्टिंग, जिससे ब्रेड लूजिंग रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिनिमाइज हो सके। कोल फ्रॉम झरिया एंड आयरन ओर, कोल इसको मिलता है झरिया से, और आयरन ओर मिलता है सुंदरगढ़ और केंदुझर से। भिलाई स्टील प्लांट जो है रशियन कोलैबोरेशन से बना है। कहाँ पे, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। आयरन ओर आता है इसका दलिया रजार माइन से, कोला आता है कोरबा एंड करगाली कोलफील्ड से। दुर्गापुर स्टील प्लांट गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम से कोलैबोरेशन से बना है। ये प्लांट करता है रानीगंज और जहिया कोल्ड एंड मलाई करता है। इसका आयरन ओर आता है नोमुंडी से। हाइडल एंड पावर एंड वाटर इज ऑफ, ये हाइडल पावर वाटर आती है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से। बोकारो स्टील प्लांट आज सेट है 1964 में बोकारो में, रशियन कोलैबोरेशन से। ये प्लांट सेटअप है, दिस प्लांट वाज सेटअप, किस प्रिंसिपल पे सेटअप किया, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइजेशन बाय क्रिएटिंग बोकारो राउरकेला कंबाइन। इससे ट्रांसपोर्ट, ये इस प्लांट को सेट किया है किस प्रिंसिपल पे, कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, ये इसका आयरन हो आता है राउरकेला रीजन से, और जब लौटते समय इसमें कोल भेजा जाता है राउरकेला में। अदर स्टील प्लांट्स कौन से, बिजाज स्टील प्लांट बासठ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये फर्स्ट पोर्ट बेस्ड प्लांट था जिसने ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 1992 में। उसके बाद इसकी इस पोर्ट लोकेशन की एडवांटेज मिलती है इसको। विजयनगर स्टील प्लांट है हॉस्पिटी इन कर्नाटका। ये इंडिजियस टेक्नोलॉजी का डेवलप करके यूज किया है।
द यूज ऑफ लोकल आयरन, दिस ये यूज करता है लोकल आयरन और लाइमस्टोन। इसके बाद सलीम स्टील प्लांट इन तमिलनाडु जो था वो कमीशन हुआ था 1982 में। इसके बाद हम लोग आयरन स्टील इंडस्ट्री पढ़ ली। कहाँ कहाँ स्टील प्लांट नहीं पढ़ ली, हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये इस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कई फैक्टर की वजह से हुआ। पहला, अपने इंडिया में इस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट काफी फैक्टर की वजह से हुआ। पहला, क्योंकि अपना देश ट्रॉपिकल कंट्री है और कॉटन इज द कंफर्टेबल, कॉटन जो कंफर्टेबल फैब्रिक है जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में सपोर्ट करता है। ये सेकंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉटन जो होती है इंडिया में ग्रो करती है। यहाँ पे अबंडेंट स्किल्ड लेबर मिल जाता है। इस इस इंडस्ट्री को 1954 में फर्स्ट कॉटन मिल मुंबई में हुई थी। उसके बाद कॉटन मिल को अपनी इंडस्ट्री में इंडिया में दो सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर। जो डिसेंट्रलाइज सेक्टर है उसमें क्लॉथ जो होता है हैंडलूम और पावर लूम की वजह से बनता है। जो पावर लूम करेंटली डिसेंट्रलाइज सेक्टर में जो है वो हैंडलूम से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। और कॉटन जो है प्योर रॉ मटेरियल है जो पेट लूज नहीं करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। सो जो दूसरे फैक्टर्स हैं, पावर टू ड्राइव लूम्स, लेबर, कैपिटल और मार्केट, ये इसकी लोकेशन डिसाइड करते हैं। क्योंकि इसकी लोकेशन रॉ मटेरियल डिसाइड नहीं करता है, क्योंकि ये वेट लूज नहीं करता है। इसका करंट प्रेजेंट में ट्रेंड इस इंडस्ट्री को लोकेट करने का है, क्योंकि ये मार्केट की क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट डिसाइड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस करना है। करेंटली मेजर सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे है? अहमदाबाद, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर एंड उज्जैन। ये ऑल सेंटर ट्रेडिशनल सेंटर हैं और ये लोकेट हैं ये कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स थे लोकेटेड हैं। ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु भी अदर लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो कॉटन बेसिकली ये है अपना रॉ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता इसकी लोकेशन, क्योंकि इसकी जो रॉ मटेरियल है वो वेट लूज नहीं करता है। तो इसकी हम लोग लोकेशन जो है कई अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करनी है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं शुगर इंडस्ट्री। इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पोस्ट शुगर केन एंड केन शुगर, और ये 8% टोटल शुगर प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करता है। लोकेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री कहाँ पे होती है? शुगर केन जो है वेट लूजिंग क्रॉप है। द रेशियो ऑफ शुगर टू शुगर केन वेरीज, कहाँ से 9 से 12% वेरी करती है। इसकी डिपेंड ऑन वैरायटी, मतलब जो शुगर केन है उसमें कितनी शुगर होगी वो 9 से 12% उसकी वैरायटी पे डिपेंड करती है। इसका सुक्रोज कंटेंट है वो ड्राई सूखने लगता है आफ्टर इट हैज बीन हार्वेस्टेड फ्रॉम द फील्ड, जिस फील्ड से हार्वेस्ट होने के बाद। बेटर रिकवरेज ऑफ शुगर इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स बीइंग क्रश विद इन 24 आवर ऑफ हार्वेस्टिंग, मतलब 24 घंटे के अंदर हार्वेस्टिंग के बाद अगर इसे क्रश कर लिया जाता है तो उसमें से शुगर की रिकवरी ज़्यादा होती है। इसलिए शुगर की फैक्ट्रीज पीन प्रोड्यूसिंग रीजन में ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल इसका जो है समय के साथ वेट लूज करता है। महाराष्ट्र जो है लीडिंग शुगर पेन प्रोड्यूसर है कंट्री का। उत्तर प्रदेश जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका। शुगर फैक्ट्रीज दो बेल्ट में कंसंट्रेटेड है इंडिया में, कहाँ पर? गंगा यमुना दो और तराई रीजन में। इसके बाद आता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज को क्या होती है? कई आइटम जो है क्रूड पेट्रोलियम से ड्राइव होते हैं, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं कुछ न्यू इंडस्ट्रीज को, और इनको कलेक्टिवली बोलते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है। द जो इस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को चार सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जैसे पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर, इलास्टोमर, सर्फ एंड सर्फेक्टेंट, इंटरमीडिएट। मुंबई जो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का हब है। तीन ऑर्गेनाइजेशन जो है पेट्रोकेमिकल सेक्टर में काम कर रही हैं। पहली है इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये पब्लिक सेक्टर है। ये रिस्पॉन्सिबल है मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस पेट्रोकेमिकल्स, लाइक जैसे पॉलीमर्स, केमिकल्स, फाइबर्स एंड फाइबर इंटरमीडिएट्स। इसकी मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन किसके अंडर में? आईपीसीएल के। सेकंड है पेट्रोफिल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और बीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ये प्रोड्यूस करती है पॉलिस्टर, फिलामेंट यानी नायलॉन चिप्स एट टू प्लांट्स जो लोकेटेड है बदोदरा एंड नलधारी इन गुजरात। ठीक है। तीसरी है अपनी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये इन्वॉल्व करती है इंपार्टिंग ट्रेनिंग इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ये जो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है ये। पॉलीमर जो है इथाइलिन और प्रोपिलीन से बनते हैं। दिस मटेरियल आर ऑब्टेन इन द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग क्रूड ऑयल, ये जो है क्रूड ऑयल को जब रिफाइन करते हैं तो हम लोग को ये मटेरियल मिलते हैं। पॉलीमर्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्लास्टिक, पॉलीमर्स जो है रॉ मटेरियल की तरह यूज कर जाता है प्लास्टिक इंडस्ट्री में। और अमंग पॉलीमर पॉलीइथाइलिन इज द वाइडली यूज्ड थर्मोप्लास्टिक, और पॉलीमर्स में पॉलीइथाइलिन जो है सबसे वाइडली यूज्ड थर्मोप्लास्टिक है। इसके बाद आता है नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज। इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है अपनी इकोनॉमी में।
द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने सरपास कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रोडक्शन को। इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे सॉफ्टवेयर पार्क बनाए कंट्री में। आईटी सॉफ्टवेयर और सर्विस इंडस्ट्री अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 2% ऑफ इंडियन जीडीपी। 2% ऑफ इंडियन जीडीपी कौन में किसका कंट्रीब्यूशन है? आईटी सॉफ्टवेयर है, सर्विस इंडस्ट्री। इसके बाद है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है इंडिया। ये क्या था? इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कई मेजर लिए गए थे, जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अबॉलिश की जाएगी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पहले क्या थी? पहले 1991 से पहले ये होता था कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर को अगर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ता था, बिना उसके एक वो नहीं होता था। इसलिए अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। फ्री एंट्री टू फॉरेन टेक्नोलॉजी, मतलब फॉरेन टेक्नोलॉजी में फ्री एंट्री। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज लाई गई, कैपिटल मार्केट का एक्सेस दिया गया, ओपन ट्रेड हुई, अबॉलिशन हुआ फेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रामिंग का, लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल लोकेशन प्रोग्राम का लिबरलाइजेशन हुआ। इस पॉलिसी की तीन मेन डायमेंशन थी, क्या थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम हैड बीन अबॉलिश फॉर ऑल 6 इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम है वो वापस अबॉलिश कर दिया गया है। सिर्फ इसमें 6 इंडस्ट्री रखी गई जो सिक्योरिटी, स्ट्रेटजी और एनवायरमेंटल कंसर्न से रिलेटेड है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज्ड किया गया और गवर्नमेंट ने एक्सेस दिया गया ऑटोमेटिक रूट फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब पहले क्या था? 1991 से पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर कोई आना था तो उसको गवर्नमेंट के रूट के थ्रू आता था, मतलब गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। बट अब ऑटोमेटिक रूट ने, गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक रूट की परमिशन दे दी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो लिबराइज की गई जिससे प्राइवेट इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करे। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग इकोनॉमी ऑफ कंट्री विद वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब इंडिया की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से इंटीग्रेट करना। इस प्रोसेस में गुड्स एंड सर्विस अलॉन्ग विद कैपिटल, लेबर एंड रिसोर्सेज कैन मूव फ्री फ्रॉम वन नेशन टू अनदर, मतलब ये सब चीजें जो हैं एक नेशन से अनदर फ्रीली मूव कर सकती हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसमें क्या, इस ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ? ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी को ओपन किया गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, टू बाई प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स लाया गया कि डिफरेंट फील्ड्स इन इंडिया में इसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किए जाए। इस रिस्ट्रिक्शन ऑब्स्टिकल रिमूव किए गए जिससे मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर सके। इंडियन कंपनी को एंटर इनटू फॉरेन कोलैबोरेशन इंडिया आल्सो एनकरेज देम टू सेट अप जॉइंट वेंचर्स अब्रॉड। इंडियन कंपनीज को कहा गया कि फॉरेन के साथ कोलैबोरेट करो और जॉइंट वेंचर्स में इनकरेज किया करने को। कैरिंग आउट मैसिव इंपॉर्टेंट लिबरलाइजेशन प्रोग्राम बाय स्विचिंग ओवर फ्रॉम क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन टू टैरिफ इन द फर्स्ट प्लेस एंड ब्रिंगिंग डाउन द लेवल ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज को कम किया गया और लिबरलाइजेशन प्रोग्राम को मैसिव स्टेज पे लाया गया, जिससे टैरिफ टैरिफ का जो रिस्ट्रिक्शन था वो कम किया गया। पहले क्या होता था, जैसे पहले 1991 से पहले कोई भी बाहर से अगर कुछ लाना था तो उस पर हैवी टैरिफ इम्पोज होता था, तो उसको भी खत्म किया गया। Instead of a set of export incentive for exchange rate adjustment for promoting export, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट लाया गया जिससे एक्सपोर्ट प्रमोट किया जाए। इकोनॉमिकली वीकर स्टेट्स, इसमें लेकिन घाटा क्या हुआ कि इंडिया में जो इकोनॉमिकली वीकर स्टेट थी वो डेवलप स्टेट के साथ compete नहीं कर पाई, तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता था वो वहीं पे आता था जो स्टेट काफी डेवलप्ड हो। इसलिए रीजन रीजन डिस्पैरिटी का सामना करना पड़ा। अब क्या है? इंडस्ट्रियल रीजन्स इंडिया में कौन कौन से हैं? पहला है मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन्स। ये इसका डेवलपमेंट हुआ जब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई में आई। फिर मुंबई विथ कॉटन हिंटरलैंड मोस्ट क्लाइमेट फेवर, इसका जो मॉइस्ट क्लाइमेट है उसने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फेवर किया। उसके बाद जब स्वीज कैनाल 1969 में ओपन हुआ, उसने प्रोवाइड इम्पेटस टू द ग्रोथ ऑफ मुंबई पोर्ट, इससे मुंबई पोर्ट ग्रोथ काफ़ी ग्रो हुआ। इसके अलावा यहाँ पे कई इंडस्ट्रीज और हैं जैसे इंजीनियरिंग, गुड पेट्रोलियम रिफाइनिंग, लेदर, सिंथेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब इंडस्ट्री भी मुंबई पीरियड पुणे रीजन में स्टैब्लिश हुई। उसके बाद आता है हुगली इंडस्ट्रियल रीजन। ये ये रीजन कब डेवलप हुआ? जब से रिवर्ट पोर्ट हुगली में ओपन हुआ। उसके बाद टी प्लांटेशन इन आसाम और नॉर्थन हिल ऑफ वेस्ट बंगाल और द प्रोसेसिंग ऑफ इंडिगो अर्लियर एंड जूट लेटर कपल्ड विद द ओपनिंग ऑफ कोल फील्ड्स, जो कोल फील्ड्स ओपनिंग हो गई दामोदर वैली एंड आयरन और डिपॉजिट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। इन सब चीज़ों ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस रीजन में कंट्रीब्यूट किया। ऊपर से चीप लेबर भी इस रीजन में मिलती है, जो पॉपुलेटेड पार्ट अपने बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से चीप लेबर मिलती है, वो भी इस रीजन में कंट्रीब्यूट करती है इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट में। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर कौन कौन से होते हैं? कोलकाता, होरा, हल्दिया, सिरमापुर, ये सब इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है इसके, हुगली इंडस्ट्रियल रीजन के। उसके बाद आता है बेंगलोर, चेन्नई इंडस्ट्रियल रीजन। यहाँ पे इंडस्ट्रीज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? टेक्सटाइल, डीजल, रेडियो, ये सब इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं इस रीजन की।
इसका डेवलपमेंट डिपेंड था पाइकारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो 1932 में डेवलप हुआ था। और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज द फर्स्ट टू टेक रूट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉटन ग्रोइंग एरिया। और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे फर्स्ट आई थी जो जिसने यहाँ पे अपनी जड़ें जमाई थी, क्योंकि ये कॉटन ग्रोइंग एरियाज यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद आता है गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन। ये भी इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल रीजन है। और ये जब मुंबई में कॉटन टेक्सटाइल का डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो यहाँ पे ग्रो होना शुरू हुआ। लोग ये है कॉटन ग्रोइंग एरिया में दिस रीजन में डबल एडवांटेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ रॉ मटेरियल है। ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल फील्ड्स, जब ऑयल फील्ड की डिस्कवरी ने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का इस्टेब्लिशमेंट होना शुरू किया, जहाँ कहाँ का अंकलेश्वर, बड़ौदा, जामनगर में। अदर इंडस्ट्री जो यहाँ पाई जाती हैं वो है हैवी बेसिक केमिकल्स, मोटर, ट्रैक्टर्स, ये सब इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। अभी रिसेंटली में लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी भी यहाँ पे स्टेब्लिश हुई है। उसके बाद आता है हम लोग का छोटा नागपुर रीजन। छोटा नागपुर रीजन में ये रीजन अपनी डेवलपमेंट किस पे वो करता है जब डिस्कवरी ऑफ ओल हुई दामोदर वैली में मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स इन द नॉर्थ झारखंड एंड नॉर्दर्न ओडिशा में। प्रॉक्सिमिटी ऑफ कोल, आयरन ओर एंड अदर मिनरल्स फैसिलिटेटेड द लोकेशन ऑफ हैवी इंडस्ट्री इन दिस रीजन। क्योंकि किससे कोल, आयरन ओर, ये सब और मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए हैवी इंडस्ट्रीज इन रीजन में आई। हैवी इंजीनियरिंग, मशीन टूल, फर्टिलाइजर, सीमेंट, पेपर, लोकोमोटिव, हैवी एक्टर्स आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन दिस रीजन। उसके बाद आता है विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन। Visakhapatnam Guntur region की industrial development of this region hinge upon Visakhapatnam metropolitan ports and developed agriculture and rich resources of mineral in their hinterlands। ठीक है। शुगर, टेक्सटाइल, ये सब इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे प्रिंसिपल इंडस्ट्रीज हैं रीजन की। वन लीड जिंक स्मेल्टर में फंक्शनिंग इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। एक लीड जिंक स्मेल्टर जो है वो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में वर्क कर रहा है। उसके बाद है गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन। इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल गुड्स आर इसकी मेजर इंडस्ट्रीज हैं इस रीजन में। इसके अलावा कॉटन, वूलन, सिंथेटिक फाइबर, हॉइजरी, सुगन, ये सब भी मेजर इंडस्ट्रीज हैं रीजन में। तो दोस्तों आपको ये सब चीजें थोड़ी याद करनी पड़ेगी, कौन सी इंडस्ट्री किस रीजन में पाई जाती हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यहाँ पे रिसेंट आई है गुड़गांव दिल्ली रीजन में। उसके बाद आता है कोलम तिरुवनंतपुरम रीजन। यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोसेसिंग एंड मार्केट ओरिएंटेड लाइट इंडस्ट्रीज हैं इस रीजन में प्रीडोमिनेट करती हैं। इसके अमॉन्ग देम जो है कौन कौन सी, कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, रबर, मैच बॉक्स, ग्लास, केमिकल। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग, पेपर, कोकोनट ऑयल प्रोडक्ट, एल्यूमिनियम एंड सीमेंट इंडस्ट्री भी सिग्निफिकेंट है। लोकेशन ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी एट कोची हैज एडेड द बेस्ट ऑफ न्यू इंडस्ट्री इन दिस रीजन। तो लोकेशन ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है कोची में वो भी इसमें नई इंडस्ट्रीज की तरह आई है। तो दोस्तों ये काफी बड़ा चैप्टर था तो हम लोग ने खत्म कर लिया है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, 9th में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों बाय।